हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीट लेवल 2 साइंस के अंदर आज एक क्या है टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे। पहले हमने सीटी स्कैन और एक्सरे पढ़ लिया था। सूचना और तकनीकी का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। एक तो एक्सरे और सीटी स्कैन के बारे में हम पढ़ चुके थे। इनकी हमें सामान्य जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसे पर्याप्त मान सकते हैं। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप और भी कहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे सामान्य जानकारी में इतना ही शामिल होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हो तो वो बढ़िया है आपकी नॉलेज के लिए। वैसे एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है सबसे पहले सर्जरी के बारे में पढ़ना है, फिर अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी के बारे में, और फिर क्या है लेज़र के बारे में पढ़ना है। ये 3 चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए भी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी शल्य चिकित्सा। वैसे तो आप सभी जानते हो सर्जरी किस तरीके से की जाती है, सर्जरी क्या होती है, लेकिन इसमें क्या है आपको एक ही चीज़ सर्जरी के अंदर कोई खास विशेष बात आपको याद नहीं रखनी। क्या है इसमें आपको एक याद रखना है कि चीरा लगाकर रोगग्रस्त अंग की चिकित्सा। सर्जरी के अंदर क्या होता है, जब भी क्या है कहीं पे चीरा लगाया जाता है, ठीक है, रोगग्रस्त अंग जो है उसकी जो मान लीजिए उपचार है, चिकित्सा है, वो किस तरीके से की जाती है, चीरा लगा करके। ठीक है, जहाँ पे चीरा लगाने की बात आएगी वहाँ पे सर्जरी का मीनिंग है, मतलब सर्जरी हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो चीरा लगाकर रोगग्रस्त अंग की चिकित्सा करना, इसको हम क्या कहते हैं, सर्जरी कहते हैं, शल्य चिकित्सा कहते हैं। अब सर्जरी के जनक आपको याद रखना है विशेष तौर पे। सर्जरी के जनक किसको माना जाता है, तो सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत जो है इन्होंने अपनी क्या है सुश्रुत संहिता के अंतर्गत क्या है इन्होंने सर्जरी के बारे में खूब सारा ज्ञान जो है हमें दिया है सुश्रुत संहिता के अंदर। तो इस संहिता के अंदर इन्होंने क्या बताया है कि सर्जरी जो है वो किस तरीके से की जाती है। ये अपने शिष्यों को जो मृत शरीर होते हैं उनके ऊपर सर्जरी करना सिखाते थे। ठीक है भाई, तो इस किताब में क्या है बहुत सारे आपको चित्र मिलेंगे जिसके अंदर वो सर्जरी के उपकरण वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, यानी मांस को चीरने फाड़ने वाले क्या है उपकरण वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। तो उसमें क्या है अलग अलग तरीके की सर्जरी कैसे की जाती है, और इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है मृत शरीर पे रहा करता था। ये अपने शिष्यों को बताया करते थे। तो सुश्रुत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या है सर्जरी का जनक कहते हैं। इसके बाद निश्चेतक क्या होता है, सर्जरी से पूर्व रोगी के अंग विशेष को सुन्न करना, यानी जिस अंग की हमें सर्जरी करनी है। तो आज के टाइम में क्या है हम उसे पहले पूरे शरीर को सुन्न कर दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम जिस अंग पे हमें सर्जरी करनी है हमारे पास ऐसी भी सुविधा है कि हम उस अंग विशेष को ही केवल सुन्न कर सकते हैं। ठीक है, सुन्न कर देंगे, वहाँ पे दर्द का अनुभव हमारे जो है वो नहीं होगा, हमारे मस्तिष्क तक जो है वहाँ से सिग्नल नहीं पहुँचेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं सर्जरी कहते हैं। पहले पूरे शरीर को यानी दवाइयों के द्वारा क्या है बेहोश कर दिया जाता था, आप ऐसा मान सकते हो। लेकिन आजकल क्या है कई सर्जरी के अंदर क्या करता है पूरे शरीर को भी आज क्या हमें बेहोश करना पड़ता है, निश्चेतक अवस्था में लाना पड़ता है। लेकिन आजकल क्या है इससे कहीं ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दी जाती है कि आप जिस अंग की सर्जरी करना चाहते हो आप उसी अंग विशेष को क्या है सुन्न कर दीजिए। ठीक है, आज हमारे मेडिकल में क्या है ये भी सुविधा उपलब्ध है। तो इसे हम निश्चेतक कहते हैं। यहाँ पे आप जनक आप खास तौर पे ध्यान रखो कि इसका सुश्रुत है। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक अगर देखो तो यहाँ पे आप देखो सर्जरी में SU आ रहा है। ठीक है, और सुश्रुत में भी क्या आएगा सु से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे आप देखो सु। सर्जरी आप स्पेलिंग पढ़ोगे तो सर्जरी पढ़ोगे इसे, लेकिन जब SU सर्जरी की स्पेलिंग लिखोगे तो SU आएगा, तो वहाँ से यहाँ पे सु आपको मिलेगा और यहाँ पे सुश्रुत इसको बना देना है। इससे जॉइंट आप करोगे तो आसानी से आपको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, आपको कोई घबराने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें सिर्फ इतनी सी जानकारी है, बस आप इतनी सी याद रख लेते हो तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। उसके बाद देखिए अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी क्या होता है। ठीक है भाई, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वगैरह क्या है कई बार आपने हॉस्पिटल के अंदर कई लोगों को अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाते हुए देखा होगा। ठीक है, ये सोनोग्राफी के अंदर क्या किया जाता है, जहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करते समय क्या है इसके अंदर जो ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है उनकी जो है आवृत्ति जो है वो कितनी होती है, आप कह सकते हो कि 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति की होती है। यानी ये जो तरंगे हैं वो प्रश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, जब हम ध्वनि के अंदर तरंगे पढ़ेंगे तो इसमें प्रश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, ठीक है, अवश्रव्य तरंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप मान के चलो कि इसकी जो इसमें क्या है किन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो जिनकी आवृत्ति जो है वो कितनी हो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, उस ध्वनि तरंगों का उपयोग हम किस में करते हैं, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के अंदर करते हैं। ये बात आप एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि इसके अंदर कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर प्रश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है।
दूसरी बात, इसकी आवृत्ति क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और इसमें अगर आपको क्या है मेगा हर्ट्ज में देके दे, मेगा हर्ट्ज में यदि लिखा है तो 1 से 15 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति जो है वो जिस शरीर का हमें क्या है सोनोग्राफी करना होता है उस शरीर के अंदर इन तरंगों को भेजा जाता है। इनकी आवृत्ति जो है वो कितनी रहती है, 1 से 15 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने वाला यंत्र। यानी हमें क्या है, जब क्या है रोगी के शरीर के अंदर हमें क्या है प्रश्रव्य तरंगों को भेजना है, वो प्रश्रव्य तरंगें आएंगी कहाँ से, तो उसके लिए हमारे पास एक उपकरण है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है भाई, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है इसका चित्र भी दिख रहा होगा, ट्रांसड्यूसर। तो इसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर। और ये क्या करता है, ये है प्रश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, ये क्या है, प्रश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है, फिर वो शरीर में जाती हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्या है किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रश्रव्य तरंगों को भेजेंगे तो वहाँ पे क्या है अंग की जांच करने से पूर्व, यानी जिस भी अंग की हम जांच करना चाहते हैं उस अंग की जांच करने से पूर्व अंग विशेष पर एक जेली लगाई जाती है। एक खास तरह का लेप होता है मेडिकल में। ठीक है भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में एक मेडिकल करते वक्त क्या है खास तरह का मान लीजिए लेप होता है जेली के टाइप। ठीक है, उसे क्या है पूरे शरीर के ऊपर मतलब जहाँ पे ये तरंगें हमें भेजनी होती हैं तो उसकी जहाँ जिस अंग की हमें जांच करनी होती है वहाँ पे क्या है ये लेप लगा दिया जाता है। फिर क्या है ये तरंगें फिर उसके ऊपर क्या है ट्रांसड्यूसर के द्वारा ध्वनि जो है वो उसके ऊपर भेजी जाती है, ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। अब देखिए ट्रांसड्यूसर जो है ये क्या करता है, प्रश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करेगा और इससे क्या ध्वनि उत्पन्न होगी और ध्वनि ये जो है वो कहाँ से टकराएगी, उत्तक से टकराएगी। ठीक है, आप जब क्या है जीव विज्ञान हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे उत्तक क्या होता है, किस तरीके से कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। तो अभी जो ये ट्रांसड्यूसर से ध्वनि उत्पन्न हुई वो ध्वनि जो है उत्तक से जाकर के टकराती है। उत्तक से टकराने के बाद जो वापस आती है ध्वनि उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, उत्तक से टकराने के बाद परावर्तित हुई ध्वनि को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं और इसे क्या है इको भी कह देते हैं, प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। ये बात आपको खास तौर पे याद रखनी है। ट्रांसड्यूसर से ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो उत्तक से परावर्तित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं या फिर प्रतिध्वनि कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये इको आपको याद रखना है, ये शब्द कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये इको जो क्या है, इको क्या है, इको ट्रांसड्यूसर से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो उत्तक से टकराती है, इससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, या फिर प्रावर्तित ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो प्रावर्तित प्राश्रव्य तरंगे हैं, प्रावर्तित प्राश्रव्य तरंगे, फिर इसके बाद क्या है ये विद्युत सिग्नल में इनको बदला जाता है। यानी इको आई, उसके बाद यानी इको उत्पन्न हुई, यानी पहले ट्रांसड्यूसर, फिर उससे ध्वनि निकलेगी, फिर उत्तक से टकराएगी और उससे क्या है प्रावर्तित होकर जो ध्वनि आएगी, प्रावर्तित ध्वनि तरंगें जो हैं वो क्या है, इन्हें क्या है विद्युत सिग्नल में बदला जाता है। ठीक है भाई, इन्हें फिर विद्युत सिग्नल में बदल दिया जाता है। और फिर क्या है, ये दो तरह के यहाँ से हमें तरंगें प्राप्त होती हैं, एक तो श्रव्य तरंगे और एक दृश्य तरंगे। ठीक है, श्रव्य तरंगे और दृश्य तरंगे। अब देखिए दृश्य तरंगे जो हैं उसे हम क्या है कंप्यूटर में क्या है देख सकते हैं, वो किस तरीके की तरंगे हैं, वहाँ पे कितना वहाँ पे अंग जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उसका अध्ययन करके उस क्या है अंग की जांच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है दृश्य और श्रव्य तरंगे दोनों ही उत्पन्न होती हैं। यहाँ से हमें क्या है दृश्य तरंगों का अध्ययन जो है वो यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद देखिए आप हृदय में रक्त प्रवाह का चित्र। अब ये जो सोनोग्राफी है इसके अंदर जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड जो है वो प्रवाहित हो रहा है तो उसका क्या है एक साफ चित्र खींचा जा सकता है कि किस तरीके से ब्लड जो है वो चल रहा है। तो हृदय में रक्त प्रवाह का चित्र भी खींचा जा सकता है इससे। और ये जो चित्र खींचने की क्रिया है ये किस पे आधारित होती है, डॉपलर प्रभाव पे। डॉपलर प्रभाव पे इसमें काम जो है वो सोनोग्राफी जो इसकी खींची जाती है, चित्र खींचा जाता है, उसमें कौन सा प्रभाव काम करता है, डॉपलर प्रभाव काम करता है। ठीक है, हृदय के अंदर रक्त का चित्र जो है उसके प्रवाह का चित्र, रक्त के प्रवाह का चित्र खींचा जाता है। ये किस प्रभाव पे आधारित होता है, तो आपको याद रखना डॉपलर प्रभाव पे आधारित होता है। डॉपलर प्रभाव क्या है, फिजिक्स में आता है 11th या 12th की बुक में, तो उसको हमें डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम रक्त का प्रवाह का चित्र खींचते हैं, ठीक है, सोनोग्राफी के अंदर, तो उसमें किस प्रभाव का कौन सा प्रभाव वहाँ पे काम में आता है, तो आपको रखना याद डॉपलर प्रभाव काम में आता है।
ठीक है। उसके बाद इसके उपयोग अगर हम देखें, इसके उपयोग क्या हैं सोनोग्राफी के, तो सबसे पहला आपको याद रखना है विकृति की जांच करना, जैसे गांठ आ जाती है, ठीक है, सूजन है, जैसे पेट में मान लीजिए गांठ है, सूजन है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या है सोनोग्राफी के द्वारा क्या है जांच सकते हैं। उसके बाद उदर रोगों का पता लगाने, यानी पेट के अंदर अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं, उनका पता लगाने में, ठीक है, आमाशय के अंदर ये सारा आंतरिक संरचना का पता लगाने में, उदर रोगों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए, ठीक है, गर्भस्थ शिशु की जांच करने के लिए भी हम क्या है सोनोग्राफी करवाते हैं, ठीक है, कि वो स्वस्थ है या नहीं है। लेकिन आजकल के कई इसका मिसयूज करने लगे थे कि वो क्या है पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है उसकी जांच करवाने लग गए थे, जिससे क्या भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही थी। तो अभी सरकार ने इसे बैन कर दिया है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या है, इसमें ये बातें आपको विशेष तौर पे याद होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं लेज़र की तरफ। लेज़र क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है भाई, ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार तो पेपर में फुल फॉर्म ही पूछी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका जो है आपको याद होना चाहिए, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि विकर्ण उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त करना। इसमें क्या है, बहुत सारी क्या है विकिरणें जो है वो निकलती हैं। विकर्ण उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। एक वर्णीय प्रकाश को हम क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। क्या है, बहुत सारी किरणों में से एक वर्णीय प्रकाश को विकर्ण उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त करना क्या कहलाता है, लेज़र कहलाता है। उसके बाद इसकी खोज जो है वो किसने की, ये बात आपको मुख्य तौर पे याद रखनी है। कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसके खोजकर्ता थे अमेरिका की हेजेस अनुसंधान प्रयोगशाला में से इसकी खोज की गई। कहाँ पे, अमेरिकी हेजेस अनुसंधान प्रयोगशाला, हेजेस अनुसंधान प्रयोगशाला, ये आपको नाम याद रखना है। उसके बाद इसके प्रयोगकर्ता मतलब आविष्कारकर्ता आप देखिए थियोडर मेमन द्वारा 1960 के अंदर इसकी खोज जो है वो की गई। तो ये आपको जानकारी याद रखनी है। 1960 के अंदर थियोडर मेमन के द्वारा इसकी खोज जो है वो की गई। अब देखिए भाई इसको हम कैसे याद करें, तो इसको मैंने जैसे याद किया था वो आपको बता देते हैं। वैसे आप अपनी तरीके से याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद हो रहा है, सीधे ही आपको याद हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन पता है क्या बात होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को याद हमें करना होता है। बहुत से जनक हैं, बहुत से आविष्कार करता हैं, उनका हमें पता ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन एक आधा पूछा भी जाता है। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनका नाम याद रखना है। तो वो आप अपनी मर्जी से ट्रिक बनाइए, तो वो आपके लंबे समय तक चलेगी, बेटर रहेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे माइंड में क्लिक भी करेगा, ठीक है, यदि आपने उसे एक दो बार रिवाइज किया है तो। अब इसको मैंने कैसे याद किया था, अभी आपको लग रहा होगा कि ये आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन जब बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो साथ में दे दिए जाते हैं, थियोडर मेमन है, सुश्रुत है, और भी कुछ आ जाता है इसके अंदर, तो फिर हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है कि ये जनक जो है वो किसका था, ठीक है, इसने कौन सा आविष्कार किया था। तो इसके लिए हमें क्या है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स के द्वारा हमें इसे याद करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसे याद किया था, LA से मैंने बनाया था ले, ठीक है, और SCR से मैंने बनाया था सर, ठीक है, और यहाँ से मेमेन से मैंने बनाया था मेमना, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मैंने क्या है एक ट्रिक बनाई और इस ट्रिक के द्वारा क्या है इसे याद किया। अब ये ट्रिक क्या थी, ले सर मेमना, ले सर मेमना, ये लेज़र को सर मैंने बोल दिया, ले सर मेमना। अब मेमना से मुझे याद आ गया मेमन, ठीक है, और ले से मतलब लेज़र, और लेसर का मतलब ये इसको जॉइंट करने के लिए सर बीच में लगा दिया, लेसर मेमना। लेसर मेमने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, वो क्या कहता है कि आप क्या है एक बकरी का बच्चा मेमना ला के दो मुझे, तभी मैं आपको पास करूंगा, ठीक है। इस तरह की इमेज बनाइए अपने माइंड में, ठीक है। ये आपको थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ें तभी लंबे समय तक याद रहेंगी। तो ले सर मेमना, तो ले सर मेमना मतलब उसने बच्चे ने ला के दे दिया और कहा कि आप मुझे पास कर दीजिए, तो उसने सर को मेमना जो है ला के दिया बकरी का बच्चा, और कह रहा है कि ले सर मेमना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसे, ठीक है। मेरा याद करने का तरीका ऐसा ही रहा है, तो आप देख लीजिएगा। आप किसी और ट्रिक से याद कर सकते हो तो कर सकते हो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए इसका उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको सिर्फ नाम ही याद रखना के लिए आर्गन आयन की जगह, ठीक है, आर्गन आयन होता है वहाँ पे, इसकी जगह लेज़र का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद सूचना संप्रेक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, सूचना का आदान प्रदान करने में।
प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तोप और गन में आपने इसका प्रयोग शायद देखा हो कहीं पे, ठीक है। गन के अंदर जो एक जो है निशाना, जो मान लीजिए फौजी हैं या फिर और भी नॉर्मल व्यक्ति हैं जो निशानेबाज होते हैं निशाना सीखने के लिए, उसके ऊपर एक क्या साइलेंसर सा लगा होता है। उसमें क्या है लाल रंग का प्रकाश निकलता है, ठीक है। जो लेज़र होता है वो क्या है शुरुआती दिनों में क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या है निशाना साधने की प्रैक्टिस करवाता है, ठीक है। पहले वो लेज़र वहाँ पे जाता है तो फिर हमें क्या है उस बंदूक को, उस पिस्टल को हमें क्या है सीध में रख करके उसको आसानी से निशाना लगाया जा सकता है, ठीक है भाई। तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तोप और गन में ये लगा होता है। और दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। दूरी भी कौन सी, अणु आयन की आंतरिक संरचना जानने में, ठीक है। दूरी मतलब दो अणुओं के बीच की दूरी, ठीक है, परमाणुओं के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या हम इसका उपयोग करते हैं लेज़र का। संगीत के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे, तो इसमें आप देखोगे यूरेनियम और थोरियम आदि के भंडारों की खोज करने में, ठीक है। इसकी खोज का पता लगाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, लेज़र का उपयोग करते हैं। यूरेनियम और थोरियम, यू से यूरेनियम और TH से थोरियम, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद रसायन विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। आइसोटोप के पृथक्करण में, आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइसोटोप के पृथक्करण में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मोतियाबिंद है, कैंसर है, रेटिना में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, सूजन है, ठीक है, हृदय रोग है, तो इन सभी का क्या है किसका उपयोग किया जाता है, लेज़र का उपयोग किया जाता है इन सभी के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद टेलीफोन में इसका उपयोग और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग खूब किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी और इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आप और कहीं से आपके पास कोई बुक वगैरह है तो एक बार आप उसको रीडिंग ज़रूर लगाइए, ठीक है। यदि आप कोई, पहली बात तो आपको जो भी बुक्स लेके आनी है वो रीड स्पेशल होनी चाहिए और किसी एग्जाम के लिए नहीं होनी चाहिए। और आजकल बाजार में बुक्स जो है वो बहुत मोटी मोटी आने लगी हैं, ठीक है। इतना मैटर आपके पेपर में मेरे हिसाब से नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि रीट एक थर्ड ग्रेड एग्जाम है, ना कि फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बुक्स हमें पढ़नी चाहिए वही हमें ऊपर रीट का कवर दे करके रीट के लिए हमें सौंप दी जाती हैं, खास तौर पे SST वालों के लिए, ठीक है। अभी हमारे साइंस वालों के लिए तो चलो बुक्स थोड़ी छोटी आती है, साइंस मैथ के लिए, लेकिन SST वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो तो भारी भरकम बुक्स होती है उनके पास, लेकिन हमें इतना ज़्यादा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो तब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सारी बुक्स को हमें कवर करना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स कवर कर लेते हो, मेरे हिसाब से पेपर यहीं से बनेगा। अभी जो मैंने इसका एनालिसिस किया तो सारा पेपर जो है कक्षा 6 से 8 तक बना हुआ है। जो 9वीं 10वीं जो 8वीं तक टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो 9वीं 10वीं में से उठाए गए, सिर्फ वही टॉपिक जो 8वीं तक आ रहे हैं 8वीं वाली बुक्स को पहल दी गई है, ठीक है। जो टॉपिक 8वीं तक लग रहे हैं तो वहीं से क्वेश्चन 8वीं तक की बुक्स में से बना है, 9वीं 10वीं को बाद में देखा गया है, ठीक है। उसमें से भी कई क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यदि आप 10वीं तक कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपका सारा पेपर वहीं से बन जाना है। तो बता दें आपको एक बार फिर से कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्या है रीट साइकोलॉजी, मैथ्स और साइंस के क्लासेस जो हैं वो अपलोड की जाएंगी। आपको पेपर से पहले निश्चिंत ही क्या है पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश, बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे। 100% आपको क्या है ये कोशिश जो है वो हमारी सफल भी रहेगी, ठीक है। करवा दिया जाएगा कोर्स पूरा। तो आप क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।